नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच में दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया है। इसके बाद पीएम ने क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन का टिकट लेकर सफर भी किया। इस यात्रा में उनके साथ में स्कूली बच्चे भी दिखे और इस दौरान कुछ स्कूली बच्चे से पीएम मोदी ने बातचीत की। साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी को तोहफे भी दिए हैं। बच्चों ने अपने हाथ से बने पोस्टर और पेंटिंग जो है वो पीएम मोदी को भेंट की है। लखनऊ में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के तहत युवाओं से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के साथ संवाद किया है। समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और याद रखना जीवन में आगे बढ़ने का और स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे सामने एक ही मंत्र होना चाहिए और वह है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं। मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। उपासना विधि का अंतर हो सकता है, लेकिन एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है। भारत के ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजातीय संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया। और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया। चित्रकूट वनवास के कालखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये जंक्शन है। भगवान राम ने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। मां जानकी जनकपुर से है। ये बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। छत्तीसगढ़ बाबा धाम के लिए जाना जाता है, पवित्र भूमि है, पावन धाम है। उड़ीसा बाबा जगन्नाथ यानी जगन्नाथ भगवान का पावन धाम है, जगन्नाथपुरी है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को हम आगे लेकर के चलते हैं। अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है।
और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का एक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजा टेंट सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि ये टेंट जो है वो 8 बीघे में तैयार हो रहा है, जो कि नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। महाकुंभ में 8 बीघे में फैला नाथ संप्रदाय का टेंट सबसे आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इस टेंट को 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बना रहे हैं। और साथ ही महाराजा टेंट में 2019 के कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट ने यहां पर भोजन किया था। वहीं इस बार भी 21 जनवरी को प्रस्तावित किया गया है। प्रयागराज में सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक भी दिखाई पड़ रहा। कुंभ क्षेत्र में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। साथ ही आपको बताते चले कि 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और इसके बाद में सीएम समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगा। और साथ ही महाकुंभ 2025 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा। डीजीपी महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा तैनाती की जांच करेंगे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। मेला क्षेत्र में पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्हें याद किया। यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह का बेहद खास योगदान रहा। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 में अलीगढ़ में हुआ था और आज उनकी 93वीं जयंती है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच से संबोधित भी किया। और सुशासन का यह मंत्र ही नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित कर पाएगा। आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत यही होती है कि कभी जिस बेसिक शिक्षा स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ा होगा, जिस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में एक अध्यापक के रूप में अपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा, आज उनका ग्रैंडसन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को एक नई दिशा दे रहा है। यह है पूर्वजों की तपस्या, यह है साधना का फल। वह फलीभूत होगा अगर सही मन से और सही दिशा में उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे। और आज वह सब दृश्य देख करके हम लोगों को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में सुरक्षा और खुशहाली ला करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरदेव बाबूजी की स्मृति को इसी रूप में, जैसे लखनऊ में प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक कैंसर
इंस्टीट्यूट का नाम सरदेव बाबूजी के नाम पर रखा है। बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी उनके नाम पर ही रखा गया है। ये जीवंतता आगे बनी रहनी चाहिए, इस विश्वास के साथ मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। महाकुंभ मेले में नए डीआईजी की तैनाती की गई है। डीआईजी वैभव कुमार कृष्ण अब तक आजमगढ़ में तैनात थे और उनको अब महाकुंभ मेले का डीआईजी बनाया गया है। और वहीं आजमगढ़ के लिए 2010 बैच के आईपीएस सुनील कुमार को भी नया डीआईजी बनाया गया है। आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण को महाकुंभ मेला प्रयागराज की अहम जिम्मेदारी दी गई है और महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से वैभव कृष्ण की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है और उनका अनुभव इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जो है वो मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को 90वां जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी के यशस्वी नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। वे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। दिल्ली के रोहिणी में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित हुई जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। बैठक में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। भाजपा पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाजपा सुशासन लाने वाली पार्टी है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। भाजपा सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम के भाव पर समर्पित पार्टी है। भाजपा विकास के लिए
समर्पित भाव से जन जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है, बार बार अवसर दे रहा है। बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों ने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में कमल खिला, अभी हाल में ही देखिए पड़ोस में हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से चुना है। महाराष्ट्र ने भाजपा को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा, ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। साथियों, अपनी दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने वाला शहर बने। दिल्ली नौजवानों के लिए नए भविष्य के निर्माण का शहर बने। दिल्ली में स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक नौजवानों के लिए खुला मैदान हो, अवसरों का असीम आसमान हो। इसके लिए भाजपा पूरे समर्पण के साथ काम करने में जुटी है। पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास कार्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों,
हम दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत का विराट स्वरूप दिखे, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनने वाली नई वैश्विक व्यवस्थाओं का सेंटर हो। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। ये तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार काम करे। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। आज जनकपुरी और कृष्णा पार्क के लिए भी मेट्रो शुरू हो चुकी है। रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर पर भी काम शुरू हुआ है। ये जो नमो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली और आसपास में ये 6 लेन, 8 लेन जो सड़कें भी केंद्र सरकार बना रही है। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए ही भाजपा सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स यहां लाई है। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी